नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 24 जून 2025 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 5 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित आर्टिकल है अशोक गुलाटी का, इंडियन एक्सप्रेस से डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा, अभी देखो ग्लोबल डिसरप्शन चल रहा है, कहीं टैरिफ लग रहे हैं, कहीं टेंशंस हो रही है विभिन्न देशों के बीच में, जैसे अभी इजराइल ईरान, पहले रशिया और यूक्रेन। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपनी इकोनॉमी को आगे कैसे लेके जाए, बढ़िया आर्टिकल है। फिर तीसरा आर्टिकल इंडिया साइप्रस रिलेशंस, प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की यात्रा पर गए थे। फिर एक दो पॉइंट है चौथे आर्टिकल में कि वैल्यू ऑफ लाइफ हमारे देश में ना सेम नहीं है अमीर और गरीब की। और सबसे लास्ट में एटीट्यूड हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा चल रहा है, छोटा सा पोर्शन डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल देखो, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज वाला टॉपिक है ना, वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और अशोक गुलाटी काफ़ी अच्छा लिखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पे, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स पे काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो शुरुआत में ना आर्टिकल में यूपीए का जो 10 साल का कार्यकाल रहा ना, तो उस समय ग्रोथ रेट कैसी थी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसी थी, और अभी जो एनडीए का 11 साल का कार्यकाल है, इस दौरान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसी है, ये कंपेयर किया जाता है। देखो हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूपीए के दौरान ग्रोथ रेट अच्छी थी या फिर एनडीए के लिए। एज ए नागरिक इंपॉर्टेंट है, बट एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट हमारे लिए ना कई बार ट्रेंड काम आ जाता है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 सालों में या फिर 20 सालों में लगातार ग्रोथ रेट बढ़ रही है, पिछले 10-20 सालों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगातार घट रही है। तो ये ट्रेंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जीडीपी का क्या मतलब होता है? जीडीपी मतलब एक निश्चित टाइम फ्रेम में, जिसे आमतौर पर 1 साल लिया जाता है। तो 1 साल में किसी देश में, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, उनकी वैल्यू का एडिशन आप करोगे, आपको जीडीपी का नंबर मिल जाएगा। तो देखो, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी ना, 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी थी और 2014 में जब यूपीए की सरकार गिर गई थी, तो इन 10 सालों में जीडीपी 709 बिलियन डॉलर से बढ़ के 2.04 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई। यानी 10 सालों में यूपीए ने जीडीपी को 2.8 टाइम्स ग्रो करवा दिया। और एनडीए का रूल देख लीजिए, 2014 से लेके 2025 के बीच में जो जीडीपी है वो बढ़ गई ऑलमोस्ट डबल। 2014 में कितनी थी? 2.04 ट्रिलियन डॉलर्स, और 2025 में ऑलमोस्ट कितनी है? 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स। यानी 11 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई जीडीपी। इंडिया देखो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। कुछ खबरें आई थी ना, जापान को छोड़ के इंडिया बन गया है चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। अब इंडिया सिर्फ यूएस, जर्मनी और चाइना से पीछे है। और अगर देखो हम, ये तो अभी हमने जो देखा ना ऊपर, ये नॉमिनल जीडीपी की हमने बात की। नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट मार्केट प्राइसेस पे टोटल कितनी वैल्यू है, लेकिन इसमें देखो इन्फ्लेशन का असर भी हमने काउंट किया। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन का जो असर है वो काउंट होता है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी देखोगे ना, पहले मैं आपको बता देता हूं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कैसे। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी हमें देखो ये बताती है कि आपके देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले कहां ठहरती है, मतलब कितना सामान आप खरीद पाते हो। जैसे $1 कितने हो गए? $1 80-85 रुपये हो गए। 80-85 रुपये में हम इंडिया में कितना सामान खरीद सकते हैं? उसी प्रकार से इक्विवेलेंट $1 में हम यूएसए में कितना सामान खरीद सकते हैं। तो देखो आपको यह पता लगेगा कि ना $1 में यूएसए में तो कुछ नहीं आएगा, एक बर्गर भी नहीं आएगा। वहां पे $3 का, $4 का, $5 का आपको बर्गर मिलेगा। लेकिन इंडिया में तो $1 में यानी 80-85 रुपये में आप बहुत कुछ परचेज कर सकते हो। अब आप यूं बोलो कि सर मैं तो बहुत महंगी से महंगी दुकान पे जाऊंगा, देखो वो अलग इशू है। लेकिन आप इवन मैकडी में भी 104 रुपये की मील आती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, बर्गर सब कुछ मिल जाता है। तो राइटर बोलते हैं अगर देखो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारी ग्रोथ रेट और भी जबरदस्त है। जैसे देखो पहले ये हमने देखा था नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, लेकिन अब जीडीपी
ट्रिपल पी की टर्म्स में देखें तो 2004 में थी 2.75 ट्रिलियन डॉलर्स। मैं ये मिटा देता हूं ताकि आसानी से समझ में आए। 2004 में थी 2.75 ट्रिलियन डॉलर्स, और जब यूपीए ने सरकार छोड़ी तब थी 6.45 ट्रिलियन डॉलर्स, और 2025 में अनुमान है, एस्टिमेटेड है 17.65 ट्रिलियन डॉलर्स होगी जीडीपी बाय पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो हमारी जो जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है, चाइना और यूएसए के बाद। अब देखो एक बार जो नेशनल नंबर्स है ना उनको हम साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं एक हमारे देश में एक नागरिक की जिंदगी कैसी चल रही है। तो इसके लिए हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम, और वो भी पीपीपी टर्म्स में यानी परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में। 2004 में पर कैपिटा इनकम कितनी थी? $2,424। 2014 में कितनी? $4,935, और 2025 में एस्टिमेटेड $12,131। मतलब देखो पर कैपिटा इनकम के मामले में ना हमारी ग्लोबल रैंकिंग भी काफी इंप्रूव हुई है। 2004 में ये थी कितनी? 181वीं, लेकिन 2025 में ये घट के हो गई है 149th। लेकिन देखो एक कड़वा सच ये है, अभी भी पर कैपिटा इनकम के मामले में हम G20 देशों में ना सबसे नीचे हैं। चाहे आप पर कैपिटा नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से देख लीजिए, या फिर वो परचेजिंग पावर पैरिटी वाली जीडीपी है पर कैपिटा, उसके हिसाब से देख लीजिए, दोनों पैरामीटर्स में हम G20 में सबसे नीचे हैं। सिर्फ हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से हम ऊपर हैं पर कैपिटा इनकम के मामले में, लेकिन श्रीलंका और भूटान से पीछे हैं। और ये तो हमने बात की पर कैपिटा इनकम की, लेकिन देखो आप बात कर लीजिए इंक्लूसिव ग्रोथ की। क्या हमारे देश में जो ये ग्रोथ रेट आई है इंक्लूसिव है? मतलब क्या इस ग्रोथ का फायदा सबको मिला है, अमीर को, गरीब को, सबको? आंसर है नो। इसके लिए मतलब इनकम इनइक्वालिटीज को मेजर करने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं वो होता है गिनी कोफिशिएंट। ये इनकम की इनइक्वालिटीज को मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट। अगर देखो गिनी कोफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है उस देश में। ये यूपीएससी पूछ सकती है। गिनी कोफिशिएंट 0 मतलब परफेक्ट इक्वालिटी, सबकी बराबर बराबर इनकम है, पर कैपिटा इनकम। और अगर किसी देश में गिनी कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब मैक्सिमम इनइक्वालिटी है, वहां पे एक ही पर्सन के पास में भर भर के पैसा है, बाकियों के पास तो कुछ नहीं है, मतलब उस टाइप में। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 2004 में था 0.34, और 2014 में था 0.35, 2021 में 0.33। यानी हमारे देश में अभी भी काफ़ी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज़ हैं। वर्ल्ड बैंक तो ये कहता है इंडिया में मॉडरेट इनइक्वालिटी है, मतलब एक्सट्रीम इनइक्वालिटी तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट इनइक्वालिटी इंडिया में है, और विभिन्न सरकारें ज़्यादा अच्छे से इसे इंप्रूव नहीं कर पाई हैं। अब एग्रीकल्चर जीडीपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो भारत में आज भी 46% के आसपास जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। तो अगर हमें हमारे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आना है ना, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करे। अब जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में एवरेज ग्रोथ रेट थी 3.5%। एनडीए की सरकार के दौरान पिछले 11 सालों में एवरेज जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो है 4%। 2 ड्रोट भी आए थे एनडीए की सरकार में, और कहने का मतलब ये है कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्लाइमेट शॉक्स आए हैं, डिजास्टर्स आए हैं, बावजूद इसके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो 3 से 4% के आसपास रही है। हाँ, सबसे बढ़िया चीज हमारे देश में ये हुई है, गरीबी कम हुई है। ये देखो, ये सबसे बढ़िया चीज है, गरीबी कम हुई है। अगर देखो ये पैरामीटर इस्तेमाल करें कि एक दिन में जो $3 से कम कमाता है वो गरीब है, अगर इस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो 2011 में 27.1% पॉपुलेशन जो थी वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आती थी, लेकिन 2022 में ये आंकड़ा घट के सिर्फ 5.3% रह गया है। यानी 80% जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन कर गई है इंडिया में। अगर इस पैरामीटर का इस्तेमाल करें कि जो $3 से जो कम कमाता है एक दिन में वो गरीब है। इवन राइटर एक और सिनेरियो भी देते हैं, अगर मान भी लें कि जो एक दिन में $4.20 से कम कमाता है तो गरीब है,
तो भी इसके हिसाब से देखें तो 2011 में पॉवर्टी थी 57.7% और 2022 में जो घट के हो गई है कितनी 23.9%। अगर पैरामीटर $3 वाला लें, एक दिन में जो इससे कम कमाता है वो गरीब, तो पॉवर्टी कम हुई है 2011 से लेकर 2022 के बीच में 80%। और अगर पैरामीटर $4.20 वाला एक दिन में वो वाला लें तो गरीबी कम हो गई है 2011 से लेकर 2022 के बीच में 60%। मतलब दोनों पैरामीटर्स के हिसाब से देखें इंडिया में गरीबी कम हुई है। और इसके लिए श्रेय जाता है वेलफेयर स्कीम्स को। जैसे देखो, फ्री फूड आज भी हमारे देश में दिया जाता है 80 करोड़ लोगों को। 800 मिलियन पीपल फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं, जैसे 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ राइस या फिर वीट, वो सब। इसके अलावा सरकार ने जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी स्कीम्स चलाई हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। पीएम किसान स्कीम चलाई है, किसान को एक साल में 6,000 रुपये डायरेक्ट इनकम मिल जाती है सरकार की तरफ से। यूरिया के जो प्राइस है वो सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किए हैं। वैसे यूरिया का दाम काफ़ी ज़्यादा है, बट सरकार सब्सिडी देती है यूरिया के लिए ताकि किसानों को एग्रीकल्चर में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो ये सारे जो एफर्ट्स हैं ना, ये इन्होंने देखो मिलकर गरीबी कम करने में अपना रोल प्ले किया है। समझ गए? इसी वजह से जो गरीबी है वो कम हुई है। इसके बाद राइटर अपना पॉइंट बताते हैं। अभी तक तो वो पूरा एक बैकग्राउंड बता रहे थे पूरा, अब वो बताते हैं देखो जब गरीबी इतनी कम हो गई है तो क्या हमें अपनी पॉलिसीज़ को फिर से रीवैल्यूएट नहीं करना चाहिए? अगर हमारी पॉलिसीज़ में कुछ लूप होल्स हैं तो उन्हें हमें ठीक करना चाहिए। अपनी पॉलिसीज़ की जो एफिशिएंसी है बढ़ानी चाहिए। राइटर ना 2 सब्सिडीज़ पे फोकस करता है, एक है फूड सब्सिडी, दूसरा फर्टिलाइजर सब्सिडी। दोनों जो सब्सिडीज़ हैं वो एग्री फूड स्पेस में देखो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। सरकार का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है दोनों तरह की सब्सिडीज़ में, लेकिन जितना पैसा सरकार खर्चा कर रही है उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है इन स्कीम्स का। इसलिए फूड सब्सिडी वाली स्कीम और एग्रीकल्चर सब्सिडी वाली स्कीम दोनों में अब चेंजेस लाने चाहिए। पहले राइटर बात करते हैं फूड सब्सिडी वाली स्कीम। खर्चा कितना ज़्यादा होता है? 2026 के बजट में ना सरकार ने 2,03,000 करोड़ जो हैं वो एलोकेट किए हैं फूड सब्सिडी की स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी इस स्कीम में। इनएलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, मतलब ऐसे लोग जो डिजर्व नहीं करते वो भी फूड सब्सिडी हासिल करते हैं, वो भी सस्ता अनाज हासिल कर लेते हैं, जबकि अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास में, अमीर हैं वो। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी। अब देखो पीडीएस से तो आपको पता है सिर्फ राइस और वीट दिया जाता है, तो लोग इन दोनों को ही खाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि पीडीएस से यही मिलता है। इसलिए ये जो फूड सब्सिडी वाली स्कीम है इसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग सिर्फ वीट एंड राइस खा रहे हैं तो इससे ना उनके अंदर हिडन हंगर ज़्यादा पैदा हो रहा है। हिडन हंगर, मालन्यूट्रिशन, वो समस्याएं जो है वो ज़्यादा पैदा हो रही हैं। तो रिफॉर्म राइटर का ये है, आप ना बजाय 5 किलोग्राम पर मंथ पर पर्सन फ्री राइस या वीट देने के बजाय ना डिजिटल फूड कूपन्स दे दो। मतलब जो देश के सबसे 15% गरीब है ना उनको 700 रुपये पर मंथ के फूड कूपन दे दो। मतलब ऐसे फूड कूपन जिससे वो सिर्फ फूड परचेज कर सकते हैं और कुछ नहीं परचेज कर सकते। तो ना अलग अलग जो लोग हैं ना, देश के 15% सबसे गरीब लोग हैं, उनको 700 रुपये पर मंथ फूड कूपन मिलेगा, तो वो अपनी मर्जी से पल्सेस यानी दालें परचेज करेंगे, फ्रूट्स परचेज करेंगे, सब्जियां परचेज करेंगे, तो इससे उनका काम चल जाएगा। और जो बाद के लोग हैं, मतलब सबसे 15% जो गरीब हैं उनको तो 700 रुपये पर मंथ दे, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और गरीब हैं तो उनको फिर सरकार 500 रुपये पर मंथ दे सकती है। अगर देखो सरकार इस प्रकार से फूड कूपन देगी ना तो बेनिफिट बहुत होंगे। एक तो लीकेजेस रिड्यूस हो जाएंगे, अभी जो फर्जी लोग फूड सब्सिडी स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं ना वो नहीं उठा पाएंगे। न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा क्योंकि फूड कूपन का इस्तेमाल करेंगे लोग अपनी मर्जी से दालें वगैरह परचेज करने के लिए, दूध परचेज करने के लिए। और चूँकि देखो दालें वगैरह ज़्यादा परचेज करेंगे लोग फूड कूपन्स की सहायता से, डिजिटल फूड कूपन्स की सहायता से, तो किसान भी देखो फिर इंसेंटिवाइज होंगे कि अरे यार दालों की डिमांड ज़्यादा है तो इसलिए हम दालें उगाते हैं, मिलेट्स उगाते हैं। समझ गए? तो डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्शन है वो होगा और किसान सिर्फ वीट एंड राइस को नहीं उगाएंगे।
उन्हें बाकी फसलों को भी उगाने में फ़ायदा लगेगा तो वो बाकी भी उगाएंगे। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, दूसरे टाइप की सब्सिडी जिसकी बात राइटर करते हैं इस आर्टिकल में। देखो फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट में ना सरकार ने 1,56,000 जो करोड़ है ना वो एलोकेट किए हैं फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, और इसमें भी सरकार सबसे ज़्यादा सब्सिडी देती है यूरिया पे। वैसे देखो सोइल को ना NPK ये मिलना चाहिए 4:2:1 रेशो में, लेकिन चूंकि सरकार यूरिया पे ज़्यादा सब्सिडी देती है तो किसान ना इस रेशो में फर्टिलाइजर्स नहीं देते, N का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाता है। नाइट्रोजन ज़्यादा मिल गया क्योंकि यूरिया पे सरकार सब्सिडी देती है और किसान यूरिया का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो ये होता क्या है, सब्सिडाइज्ड यूरिया का ओवर यूज़ किसान कर लेते हैं और ये जो रेशो है वो बिगड़ जाता है, जो कि सोइल के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ज़्यादा अब नाइट्रोजन मिलेगा, ज़्यादा यूरिया मिलेगा सोइल को, सोइल डिग्रेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। अब यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कल को बारिश के थ्रू या फिर दूसरे वाटर सोर्सेज के थ्रू वही यूरिया चला जाता है वाटर में, मतलब नीचे ग्राउंड लेवल पे चला जाता है, एक्वीफायर में या फिर नदी में चला जाता है, तो फिर वहाँ पे भी ये कंटामिनेशन करता है, पोल्यूशन फैलता है, एयर पोल्यूशन भी होता है। इसके अलावा यूरिया चूंकि हमारे देश में सस्ता मिलता है किसानों को, सरकार सब्सिडी देती है, तो यूरिया की स्मगलिंग भी होती है फिर बांग्लादेश जैसे देशों में। इंडिया से सस्ता यूरिया बांग्लादेश में स्मगल कर दिया जाता है। और एक चीज़ अभी देखो फर्टिलाइजर्स के मामले में ना हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम दूसरे देशों से इंपोर्ट भी करते हैं, तो फूड सब्सिडी देने में ना फिर इंपोर्ट पे भी हमारी डिपेंडेंस रहती है। तो राइटर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन क्या है, जैसे देखो डिजिटल फूड कूपन्स की बात की थी ना राइटर ने, उसी प्रकार से फर्टिलाइजर कूपन्स दिए जाएं किसानों को। और अभी जो सरकार कंट्रोल करती है फर्टिलाइजर के प्राइसेस, वो डीरेगुलेशन होने चाहिए। मतलब चाहे यूरिया है उसके भी जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से होने चाहिए। आप बोलोगे सर रेट तो बढ़ जाएगा यूरिया का, किसानों को दिक्कत होगी। वही तो बदले में किसानों को दिक्कत ना हो, सरकार उन्हें दे फर्टिलाइजर कूपन। इन फर्टिलाइजर कूपन्स की सहायता से ना किसान जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स या फिर नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर कूपन किसानों को मिलेंगे, हर जगह फ़ायदा ही फ़ायदा है। किसान फिर देखो यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, NPK रेशो जो बिगड़ जाती है यूरिया के ज़्यादा इस्तेमाल से वो नहीं बिगड़ेगी, ये 4:2:1 रखेंगे किसान। लीकेजेस कम होंगी, मतलब स्मगलिंग वगैरह नहीं होंगी क्योंकि डिजिटल कूपन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और इसके अलावा देखो इनोवेशन प्रमोट होगी, बायो फर्टिलाइजर और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कितना पैसा बचेगा वो सोचिए, सरकार इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है देश की डेवलपमेंट के लिए, इंपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी और इन्वायरमेंट को भी नुकसान कम पहुंचेगा अगर ये जो राइटर का सॉल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। लेकिन देखो चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस जैसे हमारे देश में ना टेनेंट फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब जो ठेके पे ज़मीन ले लेते हैं और खेती करते हैं। अब उनको ना आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट है, ताकि उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिजिटल फर्टिलाइजर कूपन दिए जा सकें। हमारे देश में ये भी दिक्कत आती है, लैंड ओनरशिप के जो रिकॉर्ड हैं क्लियर नहीं है, तो किसको फर्टिलाइजर कूपन देंगे इसमें दिक्कत आ जाएगी। फिर है डेटा ट्रायंगुलेशन, मतलब लैंड का डेटा थोड़ा अलग है, इनकम का अलग है, भाई किसको देना है किसको नहीं देना चाहिए। फिर आधार से लिंक करेंगे, आधार का डेटा कई बार लैंड से मैच नहीं करता, तो इस प्रकार से यूनिफाइड डेटा नहीं है। फिर किसान और आम जनता इन स्कीम्स के लिए राजी होंगे, नए रिफॉर्म्स के लिए राजी होंगे, इसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है, अदरवाइज तो उनके अंदर मिसट्रस्ट आ जाएगा। जैसे 3 फार्म लॉज सरकार लेके आई थी, उन्होंने विरोध किया था, क्यों लेके आ रहे हो, तो पहले क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, इफेक्टिव लीडरशिप चाहिए। और देखो ये जो रिफॉर्म है ना, ये फूड कूपन, फर्टिलाइजर कूपन, ये बेशक पेनफुल होंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनसे बहुत फ़ायदा होगा। अगर इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर देखो एफिशिएंट, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ हमारे देश में आएगी। तो ये अच्छा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ग्लोबल ट्रबल्स में इंडिया की इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना है। हिंदू का ये आर्टिकल है, आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। लेकिन देखो सिस्टमेटिक ढंग से पॉइंट वाइज फॉर्म में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्लोबल ट्रबल की हम बात कर रहे हैं
वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, एक तरफ टैरिफ वार चल रहा था अभी तक, मतलब यूएसए ने काफ़ी देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ लगा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूएस ने ना चाइना से इंपोर्ट होने वाले खिलौनों पे टैरिफ लगा दिया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अब इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, तो जाहिर तौर पे चाइनीज़ खिलौने यूएसए में महंगे बिकेंगे। महंगे बिकेंगे तो कम लोग परचेज करेंगे चाइनीज़ खिलौनों को। तो ये नुकसान होता है जब कोई देश दूसरे देश से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ इंक्रीज कर देता है। आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, 1930s में ना ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस समय विभिन्न देशों ने ना दूसरे देशों से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया था, टैक्स इंक्रीज कर दिया था। तो इससे बल्कि ग्रेट डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब हालात और ज़्यादा खराब हो गए थे। समझ गए? तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा पॉइंट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब जैसे यूक्रेन और रशिया वार है, अभी ईरान और इजराइल के बीच में वार है, इजराइल की साइड यूएसए भी है। यूक्रेन रशिया वार जब हुआ ना, अब यूक्रेन बहुत ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन वार के कारण वीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में वीट के दाम बढ़ गए हैं। उसी प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में वार है। ईरान अपना तेल दूसरे देशों को थोड़ा कम बेच पाएगा, यानी ईरान के तेल की सप्लाई कम होगी, तेल की डिमांड बढ़ेगी, तो तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये नुकसान होता है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। एक सीधी सी बात है यार, आपकी गली में दो परिवार आपस में लड़ने लग गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होगी, पुलिस आ गई, तो अब ऐसी सिचुएशन में रेडी वाला सब्जी लेके नहीं आएगा ना, वो या तो इस गली में आएगा नहीं, आएगा तो धीरे धीरे करके आएगा, भीड़ लगी पड़ी है, तो आपको तो सब्जी नहीं मिलेगी या लेट मिलेगी। तो वही बात है। नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिसरप्शन। जैसे देखो कोविड-19 की महामारी आई, उस समय फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, पोर्ट्स बंद हो गए थे, बहुत सारे शिप्स फंस गए थे, माल की सप्लाई रुक गई थी। जैसे ताइवान की चिप है, सेमीकंडक्टर चिप, इस चिप की सप्लाई काफ़ी प्रभावित हुई थी। बहुत सारी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस स्लो डाउन कर दिए थे, क्योंकि चिप तो हर एक जगह यूज़ होती है ना। इंडिया में भी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने ऑपरेशन थोड़े कम कर दिए थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ये भी इकोनॉमिक डिसरप्शन में काउंट होगा। ये सारे डिसरप्शन के पॉइंट हैं, ट्रेड वार, जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन। अब सप्लाई चेन डिसरप्शन का कोविड-19 एक एग्जाम्पल है, दूसरे रीजन्स की वजह से भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब जैसे देखो हमारे देश से वो व्यापारी जो दूसरे देशों में माल एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए में, अब हमारे देश के एक्सपोर्टर को कुछ नहीं पता ट्रंप कब कितने टैरिफ लगा दें और कब दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाए और ट्रेड पूरी तरह से रुक जाए, तो कुछ नहीं पता एक्सपोर्टर्स को। इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ना उन्हें डर लगा रहता है कि नए ऑर्डर लें या ना लें, इन्वेस्ट करें ना करें। तो बिजनेस इस एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से ना बहुत प्रभावित होता है। बिजनेस देखो वहाँ पे फलता फूलता है जहाँ पे ना स्टेबिलिटी है, प्रेडिक्शन है कि ये होने वाला है। जहाँ पे इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे बिल्कुल अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, वहाँ पे फिर ट्रेड नहीं फूलता फूलता। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब यूएसए ने हमारे ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा दिए, तो देखो हमारे एक्सपोर्ट का 20% तो यूएसए में ही होता है। यूएसए में हम क्या क्या भेजते हैं? यूएसए में हम अपैरल भेजते हैं, कपड़े, खास करके कॉटन और रेडीमेड प्रोडक्ट्स, कारपेट, हाथ से बने कारपेट जो मिर्ज़ापुर टाइप में बनते हैं और यूएस में भेजे जाते हैं। जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल इंडिया का तो पूरे वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। जेनरिक मेडिसिन इंडिया काफ़ी सस्ती और क्वालिटी वाली प्रोड्यूस करता है। ऑटो कंपोनेंट्स मतलब ऑटोमोबाइल की कंपनीज को छोटे छोटे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने के लिए, वो इंडिया भेजता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स, तो ये सब इंडिया भेजता है यूएसए में, और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का 20% तो यूएसए में होता है। अगर यूएसए ने टैरिफ इंक्रीज़ किए इंडिया पर, तो इंडिया के ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा यूएसए में। इंडिया के प्रोडक्ट महंगे बिकेंगे यूएस में और फिर वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। सबसे बुरा प्रभाव ना टैरिफ का पड़ता है एमएसएमईज पे, क्योंकि देखो एमएसएमईज यानी माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज की जेबें भरी नहीं होती, इतना फाइनेंशियल बैकअप इनके पास में होता नहीं है।
अंबानी अदानी की कंपनी तो झेल जाएगी लॉस को, ये बेचारे छोटी छोटी एमएसएमईज वाले थोड़ी ना झेल पाते हैं। फिर देखो डंपिंग का भी खतरा है, यूएस से टैरिफ लगा रहा है जो विभिन्न देशों के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल चाइना है, चाइना से बहुत ज़्यादा स्टील जाता था यूएस में, लेकिन यूएस ने लगा दिए टैरिफ, तो चाइना का स्टील अब कम जा पा रहा है यूएसए में। चाइनीज कंपनीज ने स्टील प्रोड्यूस कर लिया ज़्यादा, लेकिन अब यूएसए तो परचेज कर नहीं रहा है, तो चाइना को लगेगा यार चलो इंडिया में ही भेज देते हैं। चाइनीज कंपनी को लगेगा यूएसए में तो नहीं बिक रहा है, चलो इंडिया में ही भेज देते हैं और सस्ते दाम पे भेज देते हैं। तो चाइनीज कंपनीज ना अपने स्टील को ना बिल्कुल औने पौने दामों पे, सस्ते दामों में इंडिया में डंप करना स्टार्ट कर देगी। आपको लगेगा अरे सर सही तो है, सस्ता स्टील मिल जाएगा कंज्यूमर्स को। नहीं यार, नुकसान है। हमारी जो स्टील कंपनीज हैं अब उनका तो स्टील नहीं बिकेगा ना, फिर चाइनीज कंपनीज अपना माल डंप कर रही हैं इंडिया में, औने पौने दामों में भेज रही हैं खुद नुकसान झेल के, तो फिर इंडिया की कंपनीज कैसे मुकाबला करेंगी चाइनीज कंपनीज से? इंडिया की कंपनीज मुकाबला नहीं कर पाएंगी तो फेल हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी तो जॉब का नुकसान होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन देखो ये सब कुछ चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में, बट अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना थोड़ी रिजिलियंट है। उसके रीज़न भी राइटर बताते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारा ना सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है यूएस में। सर्विस पोर्ट जैसे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, वो वहाँ पे सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा करती हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशंस का उतना फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा और यूएसए के टैरिफ लगाने का उतना फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्विस एक्सपोर्ट ज़्यादा है। नेक्स्ट, हाई रेमिटेंस। चूँकि देखो हमारा देश बहुत ज़्यादा हाई रेमिटेंस हासिल करता है, विदेशों में गए वर्कर्स जो हैं वो वापस फॉरेन करेंसी में पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया को मिलता है फॉरेन करेंसी। और जिस देश के पास में फॉरेन करेंसी होता है ना ज़्यादा, तो इसका मतलब वो देश थोड़ा स्टेबल रहता है, इतना जल्दी वो डूबता नहीं है। इंडिया के पास वैसे भी फॉरेक्स रिजर्व जो हैं काफ़ी पड़े हैं, अभी $600 बिलियन के आसपास हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्टेबल है। इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट भी काफ़ी कम है। करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिवली अभी रिजिलियंट है। बट इंडिया को करना क्या चाहिए? इंडिया को देखो सबसे पहले ना यूएसए के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट करना चाहिए, ताकि ना हमें ना फर्स्ट मूवर का फ़ायदा मिले। देखो बहुत सारे देश यूएसए के साथ में ना बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इंडिया को पहले ही फाइनलाइज कर लेना चाहिए, ताकि इंडिया को फर्स्ट मूवर का फ़ायदा मिले, हम उस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा सबसे पहले उठा सकें। और इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में डिसाइड क्या होगा? सबसे पहले हमें अपने कुछ प्रोडक्ट यूएसए के लिए ओपन करने होंगे, मतलब कुछ यूएसए से इंपोर्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करना होगा, बदले में फिर यूएसए भी हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए ना स्टैंडर्ड सेम हों। जैसे हमारे देश में कोई कंपनी है जो मोबाइल का चार्जर बनाती है, अगर हमारे देश में वो पास हो गया कि हाँ चार्जर ठीक क्वालिटी के हैं, तो ऐसा नहीं कि जब उन्हें यूएसए एक्सपोर्ट किया जाए तो यूएसए फिर से सेफ्टी जांच करे, फिर से क्वालिटी जांच करे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया ने अगर किसी प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन दे दिया, क्वालिटी चेक हो गया, तो बस वो फिर वैसे का वैसा यूएसए में भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाए, तो इससे फ़ायदा होगा दोनों देशों को। फिर एक पॉइंट राइटर ये भी बोलते हैं, यूएसए के साथ में हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें ना, कुछ चीज़ों को तो हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी है और फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऐसे कुछ सेक्टर्स यहाँ पे इंडिया बिल्कुल टैरिफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, जीरो टैरिफ की बात करें इन क्षेत्रों में जिनमें इंडिया की स्ट्रेंथ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे जो एफटीएज हैं, दूसरे जैसे यूके के साथ में तो साइन हो गया, यूरोपियन यूनियन के साथ बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन हुआ था, जापान, साउथ कोरिया, मतलब अलग अलग देशों के साथ में जिनके साथ में नेगोशिएशन चल रही है ना, यूएई के साथ में भी इंडिया का हो गया ना, तो जिनके साथ में बात चल रही है उनके साथ में थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बातचीत हो, दूसरे देशों के साथ में भी इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। फिर और क्या करना चाहिए इंडिया को?
इंपोर्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो इंपोर्ट इंडिया कर रहे हैं ना, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, कितने क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं, किस प्राइस पे इंपोर्ट कर रहे हैं, सब मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि चाइना अपने माल का डंप ना करे इंडिया में। अगर हमें समय रहते इंपोर्ट को मॉनिटर करेंगे तो प्रोडक्ट्स पे हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। फिर है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी होती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ गए? जैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल सोलर इंडस्ट्री को, तो चाइना से इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल्स पे इंडिया एक्स्ट्रा टैक्स लगा देगा, ताकि हमारे देश की सोलर इंडस्ट्री को सांस लेने का मौका मिले। नेक्स्ट है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अगर देखो हमें ये लगता है कि कोई देश, फॉर एग्जांपल चाइना इंडिया में माल एक्सपोर्ट करने के लिए अपने किसी कंपनी को सब्सिडी दे रहा है, तो फिर इसे रोकने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हैं चाइना से इंपोर्ट होने वाले माल पर, अगर चाइना ने सब्सिडी दी है तो। फिर नेक्स्ट इंडिया को क्या करना चाहिए? पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इंडिया इंक्रीज करे। मतलब जो इंडिया, जैसे सरकार पुल वगैरह बनाती है, ब्रिज बनाती है, स्कूल्स बनवाती है, जो सरकार खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो आता है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करती है ना, तो बहुत फायदा होता है, नई जॉब जनरेट होती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड बढ़ती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो अगर सरकार देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करती है, फॉर एग्जांपल एक सड़क बनाई सरकार ने, तो फिर सरकार ने खर्चा किया तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी। फिर इसे हम बोलते हैं क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे सड़क बनी, सड़क के किनारे फिर देखो रेस्टोरेंट भी खुलेंगे, दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होंगी, मतलब ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी। तो कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स सरकार को इंक्रीज करना चाहिए, यानी पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे प्राइवेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। फिर अभी आरबीआई को ना अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एकोमोडेटिव बना के रखना चाहिए, क्योंकि देखो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, आगे भी इन्फ्लेशन इतना जल्दी तो नहीं बढ़ेगा। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो सस्ता लोन बैंक देंगे, कस्टमर्स को सस्ता लोन मिलेगा तो लोग फिर ज़्यादा बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, नया बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी देखो बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो चाइना को छोड़ के दूसरे देश में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती हैं। अब इंडिया ना कब से इंतज़ार कर रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी में कि हाँ भाई चाइना छोड़ के कंपनी हमारे देश में आएंगी, नहीं आ रही हैं। तो इंडिया को ना थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंडिया खुद बड़ी बड़ी कंपनी से बात करे, जैसे एप्पल और सैमसंग ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है, तो इसी प्रकार से दूसरी बड़ी कंपनी से डायरेक्ट इंडिया बात कर सकता है कि भैया आप आओ, बजाय इसके कि इंतजार करने का कि आएगी कोई कंपनी आएगी, ऐसे कोई नहीं आता। डायरेक्ट बातचीत स्टार्ट करो कि भैया आओ, हम तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे, इंसेंटिव देंगे। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म सरकार को लाने की आवश्यकता है, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ताकि बिजनेस करना बिल्कुल आसान हो इंडिया में। नेक्स्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अच्छी है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स के लिए है, देश में जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करेगी कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल एप्पल, तो उसको फिर इंसेंटिव मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ना, इसको वेरिएबल जैसे स्मार्ट वॉचेज़ हैं, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स डिवाइसेस हैं, बैटरी मटेरियल है, इन पे भी इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लागू करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, देखो ग्लोबल डिसरप्शन चल रही है अभी, तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंज भी है और दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसका फ़ायदा उठा के इंडिया एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है। मान लीजिए पहले हमने यूएसए के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, दूसरे देशों के साथ भी जल्दी जल्दी साइन कर लिया, तो इससे इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा ना। तो बढ़िया ट्रेड डील इंडिया करे, इंटरनली इकोनॉमी को मजबूत करे रिफॉर्म्स लाके, और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए स्पेशल स्टेप्स ले। इन सब चीज़ों से इंडिया अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा प्लेयर बना सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया साइप्रस रिलेशंस से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना आप लोकेशन देख लीजिए साइप्रस की। ये मेडिटेरेनियन सी है और मेडिटेरेनियन सी में टर्की के पास में ये छोटा सा देश है साइप्रस। साइप्रस का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, नॉर्दर्न साइप्रस, यहाँ पे टर्की का कब्जा है। नॉर्दर्न साइप्रस पे टर्की का कब्जा है
और साइप्रस की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, सिर्फ 13 लाख के आसपास। अब प्रधानमंत्री मोदी G7 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे ना, तो रास्ते में वो यहाँ पे रुके थे साइप्रस में। तो काफ़ी हमारे देश में डिबेट भी हुई, अपोजिशन पार्टीज़ का ये कहना था इतना छोटा सा देश, 13 लाख पॉपुलेशन, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जाके क्या ही हासिल कर लिया, जबकि इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स के दौरान कम ही देशों ने हमारा साथ दिया। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो साइप्रस के साथ में रिश्ते क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया ना, 15 जून को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे गए थे और 20 सालों के बाद भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर गए। इससे पहले 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पे गए थे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना प्रधानमंत्री मोदी की ये फर्स्ट फॉरेन विजिट थी। तो राइटर बोलते हैं देखो, बात सिर्फ साइप्रस की नहीं है, बात है मेडिटेरेनियन पे फोकस करने की। ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, इस पे इंडिया काफ़ी फोकस कर रहा है। अब मेडिटेरेनियन सी में फ्रांस भी आता है, ये देखो फ्रांस भी आता है ना। तो फ्रांस की एक सिटी है यहाँ पे मार्सिले फ्रांस की सिटी है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी इसी साल के फरवरी में गए थे, फरवरी में यहाँ पे गए थे। इसके अलावा फ्रांस में ही रायसेना एमईडी डायलॉग भी आयोजित हुआ। जो हर साल दिल्ली में रायसेना डायलॉग आयोजित होता है ना, जहाँ पे विभिन्न देशों के मिलिट्री लीडर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स ये सब आते हैं, बातचीत होती है, थिंक टैंक के लोग आते हैं। तो रायसेना डायलॉग का ही ये एक्सटेंशन है, रायसेना मेड डायलॉग, जो फ्रांस में आयोजित हुआ। इससे पता लगता है कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है ना मेडिटेरेनियन जियोपॉलिटिक्स में बढ़ रहा है। साइप्रस की लोकेशन भी देखो कितना इंपॉर्टेंट है। साइप्रस के यहाँ पे देखो, एक छोटा सा देश है ना साइप्रस, इसके वेस्ट में आप देखोगे यूरोप है और इसके ईस्ट में आप देखोगे वेस्ट एशिया है, फिर नीचे आप देखोगे नॉर्थ अफ्रीका है। तो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइप्रस की। और इंडिया के लिए ये जो कॉरिडोर इंपॉर्टेंट है ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर है ना, ये भी यहाँ से साइप्रस के पास से होके गुजरता है। ये देखो, ये ऊपर साइप्रस है और इसके बिल्कुल पास से होके गुजरता है। तो साइप्रस को लगता है कि ये कॉरिडोर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और साइप्रस जो है वो की ट्रांजिट हब होगा इस कॉरिडोर के लिए, मतलब सामान यहाँ पे रुकेगा। इंडिया और साइप्रस दोनों देशों ने मैरीटाइम और डिजिटल कनेक्टिविटी इन्हेंस करने का एग्रीमेंट किया। इसके अलावा देखो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में ना काफ़ी सारे एरियाज़ में स्कोप है, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, सिक्योरिटी, टूरिज्म, एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में स्कोप है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे गए थे। इंडो साइप्रस सीईओ फोरम की मीटिंग भी हुई लिमासोल में। ट्रेड अभी बहुत कम है, 2023-24 में ट्रेड था सिर्फ $136.96 मिलियन, बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ये तो मुझे लगता है 1000-1200 करोड़ होगा शायद, इतना ही 1200-1300 करोड़ शायद होगा। लेकिन राइटर बोलते हैं स्कोप बहुत ज़्यादा है एक्सपेंशन का। अभी ना इंडिया, ग्रीस, साइप्रस तीनों देशों ने ना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल फॉर्म की है। आने वाले दिनों में आप देखोगे तीनों देशों के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ग्रीस कहाँ पे है, ग्रीस की भी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ग्रीस, ये है ग्रीस, ये वाला। फिर साइप्रस देखो उन टॉप 10 कंट्रीज में आता है जहां से इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलती है। आप बोलोगे सर 13 लाख पॉपुलेशन वाला देश कौन ही इन्वेस्ट करता है यहाँ से इंडिया में। बात देखो ये है, यहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनी कई बार ना घुमा के पैसा इन्वेस्ट करती है इंडिया में। पहले शेल कंपनी इस्टाब्लिश होगी साइप्रस जैसे देश में, फिर वहाँ से वो शेल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी ताकि जब इंडिया में वो प्रॉफिट कमाए तो उसे टैक्स कम देना पड़े, क्योंकि साइप्रस में तो टैक्स है ही कम। इस वजह से टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल है जहाँ से इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई मिलती है। एमओयू साइन हुआ एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज यानी गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। यूपीआई भी अडोप्ट करने वाला है साइप्रस, तो यूरोप का दूसरा देश होगा फ्रांस के बाद साइप्रस जिसने यूपीआई को अडोप्ट किया हो। हमारा डायस्पोरा वहाँ पे 11,000 लोग रहते हैं। चर्चा हुई इस बात पे कि डायरेक्ट एयर कनेक्टिविटी हो सकती है क्या।
देखो पहले ना इंडिया वेस्टर्न यूरोप पे फोकस किया करता था। वेस्टर्न यूरोप में ये सारे देश आते हैं, फ्रांस, यूके, जर्मनी। लेकिन अब ना इंडिया ने सेंट्रल यूरोप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, वो सब, बाल्टिक कंट्री, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, उन पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे लास्ट में मेडिटेरेनियन रीजन पे भी। पहले फोकस करता था सिर्फ वेस्टर्न यूरोप पे, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों पे। लेकिन अब यूरोप के अलग अलग पार्ट्स पे भारत ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया को समझ में आ गया कि इनमें बहुत पोटेंशियल है। साइप्रस वैसे भी 2026 में ईयू काउंसिल की प्रेसिडेंसी लेगा, तो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि साइप्रस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे ही हैं। तो यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में इंडिया को मदद मिलेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट होगा अपना मित्र साइप्रस। साइप्रस देखो इंडिया के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साइप्रस टर्की का दुश्मन है। और आपको पता है टर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर में, और हमेशा से करता आया है। तो टर्की का दुश्मन हमारा दोस्त। नॉर्दर्न साइप्रस पे टर्की का कब्जा है। तो यहाँ पे ना एक एक्सिस उभर के आया है। एक तरफ है टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये सब देश। दूसरी तरफ देखो इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया, ये सब देश। तो इंडिया ना साइप्रस, आर्मीनिया, इन देशों को सपोर्ट करना चाहता है टर्की के अलायंस के अगेंस्ट। इस वजह से साइप्रस में जो ये ग्रीन लाइन है ना, ग्रीन लाइन मतलब जो बफर रीजन है, जैसे मान लीजिए ये टर्की है, ये साइप्रस है। साइप्रस के ऊपर वाला एरिया तो टर्की का कब्जा है, नीचे वाला साइप्रस देश है, लेकिन बीच में जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं ग्रीन लाइन। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन के पास प्रधानमंत्री मोदी गए, ये सिंबॉलिक चीज़ थी कि हाँ हम साइप्रस के साथ में हैं। फिर देखो ये तो कोई काम के नहीं होते। जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ कि हाँ भाई टेरर सेफ हेवंस को मिटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। साइप्रस ने पहलगाम अटैक को साफ साफ क्रिटिसाइज़ किया। 2022 में एमओयू साइन हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन को लेके। 2025 में एक नया डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्राइसिस रिस्पॉन्स, इमर्जिंग टेक, इन चीज़ों पे फोकस होगा। और सबसे लास्ट में एनर्जी कोऑपरेशन। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में ना, ये देखो ये साइप्रस है। साइप्रस आपको दिख ही नहीं रहा होगा, इतना घुचमुच हो गया है ना। ये रहा साइप्रस। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में ना गैस वगैरह एक्सप्लोर कर रहा है, और इंडिया को तो चाहिए गैस ऑयल। इंडिया चाहता है कि सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ पे हम डिपेंडेंट ना रहें। तो साइप्रस के साथ में गैस एंड एनर्जी को लेके कोई एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो बढ़िया ही तो है। लास्ट में फ्यूचर रोड मैप की बात की जाती है कि 5 साल का रोड मैप, अभी इस पे बात चल रही है इंडिया और साइप्रस के बीच में, ये हो जाता है तो बढ़िया है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया साइप्रस रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल तो देखो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रेज करता है, मतलब आत्मा को झकझोरने वाला आर्टिकल है कि हमारे देश में ना जान की कीमत सेम नहीं है। कैसे? एयर इंडिया में हादसा हुआ, अभी अहमदाबाद में फ्लाइट क्रैश हुई, तो तुरंत की तुरंत टाटा ग्रुप ने बोल दिया कि हम 1 करोड़ हर एक पैसेंजर को देंगे। लेकिन इसके अलावा भी इंटरनेशनल मॉनिट्रियल कन्वेंशन के अनुसार एयरलाइन जो है कैलकुलेशन करेंगे तो एयरलाइन को 1.8 करोड़ हर एक पैसेंजर को देने पड़ेंगे। एक्सीडेंट हुआ है, उनकी वजह से जान गई है। अब ये नहीं पता कि टाटा ने जो घोषणा की है वो 1.8 सीआर के एक्स्ट्रा है या इसी के अंदर है। मतलब कम से कम 1.8 सीआर तो मिलेगा ही, अगर एक्स्ट्रा है तो फिर 2.8 सीआर हो जाएगा हर एक पैसेंजर के परिवारजनों को जिस पैसेंजर की डेथ हुई है। आप बोलोगे सर जान तो वापस नहीं आ सकती। अरे यार बात जान की, आप यहाँ देखो ना, विमान में हादसा हुआ है तो 1.8 सीआर या फिर 2.8 सीआर, लेकिन ट्रेन में हादसा होता है तो कितना मिलता है? 5 लाख। मतलब जान की कीमत सेम नहीं है। वहाँ पे मिलता है तो 2 करोड़ 1.8 सीआर या फिर 2.8 सीआर। यहाँ पे रेलवे में अभी मुंबई में कुछ लोग मारे गए थे, चलती ट्रेन में हादसा हो गया था, गिर पड़े थे 10-15 लोग, 6-7 लोगों की जान चली गई थी। कितना मिला? 5 लाख। 5 लाख महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। जबकि रेलवे को कितना देना पड़ेगा? 1989 का रेलवे एक्ट 1989 है, इसके अनुसार रेलवे को कंपनसेशन देना पड़ेगा 8 लाख। और इसके लिए भी क्लेम फाइल करना पड़ेगा रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में, तब जाके मिलेगा। बहुत मुश्किल है। और आमतौर पे देखो बहुत सारे लोग तो केस लड़ते भी नहीं हैं रेलवेज क्लेम ट्रिब्यूनल में, कौन जाए पैसा लेने के लिए। अब सोच के देखो, प्लेन में हादसा हुआ तो करोड़ों रुपए,
रेलवे में हादसा हुआ तो 10 लाख भी नहीं, तो जान की कीमत सेम नहीं है सरकार के लिए। चलो ये भी छोड़ो, सीवरेज साफ करते हैं ना लोग, मतलब मजबूरी में कोई सीवरेज साफ करता है, मैनुअल स्क्वेंजिंग करता है, उसकी डेथ हो जाती है कई बार, गैस लीक हो गैस की वजह से सीवर के अंदर ही जो पर्सन गया था सफाई करने के लिए उसकी डेथ हो जाती है। कई बार देखो ये तो खबरें पता भी नहीं लगती, न्यूज़पेपर में भी नहीं आती, लेकिन सरकार कोई कंपनसेशन नहीं देती कई बार। तो फर्क जानते हो क्या है? अब देखो एयरलाइन का हादसा हुआ तो इतनी जांच कमेटीज बिठा दी गई, सब कुछ हुआ ताकि फ्यूचर में हादसे को रोका जा सके। रेलवे में तो कितने लोग मरते रहते हैं, कोई सस्पेंशन नहीं, कुछ नहीं, किसी एक अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, कोई जांच नहीं होती कई बार तो कि हाँ भाई फ्यूचर में हादसों को रोका जा सके। जनता ने ऐसे स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई हम तो एडजस्ट कर लेंगे, इसी के लिए बने हैं कि हादसे होते रहें। जब देखो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती रेलवे जैसे एक्सीडेंट्स में, तो फिर ऑफिशियल को डर भी नहीं लगता। सीवरेज के हादसे हैं या फिर रेलवे के हादसे हैं, इंजीनियर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए ना। मतलब जो लोग करप्शन कर रहे हैं या फिर जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। अमीर लोगों की डेथ होती है तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, गरीब लोगों की डेथ होती है तो अखबारों की सुर्खियां भी नहीं बनती। और ये सच है, मतलब बहुत कड़वा आर्टिकल है लेकिन बिल्कुल सच है ये। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। एटीट्यूड हम डिस्कस कर रहे थे, आज हम ये डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मुझे आप एटीट्यूड बताइए, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन या फिर आइडिया के प्रति आपके सोचने का तरीका। 3 कंपोनेंट होते हैं, कैब मॉडल हम समझ चुके हैं, लेकिन देखो एटीट्यूड 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वो अलग है, लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन है। 2 टाइप का होता है, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड मतलब कि ये होता है आपका कॉन्शियस और डेलिब्रेट एटीट्यूड, मतलब आप जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं किसी चीज के बारे में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जेंडर इक्वेलिटी है, जेंडर इक्वेलिटी है, आप हमेशा जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हो और अंदर से भी आपको पता है कि आप जेंडर इक्वेलिटी में बिलीव करते हो, तो मतलब ये कॉन्शियस और डेलिब्रेट एटीट्यूड है। आपको पता है इसके बारे में कि भैया मैं बाहर से भी यही बोलता हूं और अंदर से भी मैं जेंडर इक्वेलिटी में बिलीव करता हूं, और आपने जानबूझ के ये एटीट्यूड बनाया है क्योंकि आप इसमें विश्वास करते हो। लेकिन देखो दूसरी तरफ इम्प्लिसिट जो एटीट्यूड होता है ना, इम्प्लिसिट एटीट्यूड ये अनकॉन्शियस एटीट्यूड होता है, ऑटोमेटिक एटीट्यूड होता है, इसके बारे में आपको पता भी नहीं होता, ये अंदर छुपा हुआ एटीट्यूड होता है। जैसे वैसे आप बोलते हो बाहर कि सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, लेकिन आपकी सीट पे कोई ट्रांसजेंडर पर्सन आके बैठ जाए तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हो और आप मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं उठ के चला जाऊं। ट्रांसजेंडर्स के प्रति आपका बायसनेस सामने आ जाता है। तो ये जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड था ना, ये अनकॉन्शियस था, आपको पता नहीं था कि ट्रांसजेंडर मेरे पास बैठेगा तो मैं इस प्रकार से बिल्कुल कॉन्शियस हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा, इधर उधर उठ के नर्वस हो जाऊंगा या अनकंफर्टेबल फील करूंगा। तो ये था इम्प्लिसिट एटीट्यूड, इसके बारे में आपको पता ही नहीं था, अंदर छुपा हुआ एटीट्यूड था ये। फिर अब देखो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड जो होता है ना, फुली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडिविजुअल होता है, क्योंकि इंडिविजुअल ने वो बनाया होता है, उसे पता होता है कि हाँ मैंने ही बनाया है और मैं अंदर से यही सोचता हूँ, तो ये मेरा एटीट्यूड है भाई। लेकिन इम्प्लिसिट एटीट्यूड ना इवन पर्सन को भी नहीं पता लगता कि हाँ भाई ये मेरा एटीट्यूड है, कई बार वो ऑटोमेटिकली अंदर छुपा हुआ होता है, इसलिए पर्सन कई बार ना इसे एक्नॉलेज नहीं करता कि मेरा असली एटीट्यूड ये है। समझ गए? अब जैसे ट्रांसजेंडर साथ में आके बैठा तो महेश उठ के चला गया, अब ये ऑटोमेटिक रिएक्शन था, अंदर छुपा हुआ एटीट्यूड बाहर आ गया, लेकिन महेश इस चीज को मानेगा नहीं, इजिली रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये अनकॉन्शियस वाला एटीट्यूड है, ऑटोमेटिक वाला एटीट्यूड है। महेश को भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए महेश यूं बोलेगा अरे नहीं मैं तो वैसे ही चला गया था। जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होता है ना, वो तो देखो ओपनली वर्ड्स और एक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि मैंने ही बनाया है और मैं इसमें विश्वास करता हूं तो मैं एक्सप्रेस भी करूंगा। लेकिन जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है ना, वो सिर्फ बिहेवियर में दिखता है, वो बातों में नहीं दिखेगा। महेश कभी नहीं दिखाएगा, कभी नहीं बोलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर्स से नफरत करता हूं, वो सिर्फ उसके एक्शन में दिखेगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है।
जो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड है वो फॉर्म होता है रीजनिंग से, सोशल इन्फ्लुएंस से, मतलब आप डिबेट सुनते हो, बुक्स पढ़ते हो, फैक्ट्स देखते हो, तब ये एक्सप्लिसिट एटीट्यूड बन जाता है। जैसे देखो, आप रिजर्वेशन के सपोर्ट में हो या फिर रिजर्वेशन के खिलाफ हो, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, किताबें पढ़ी होंगी, तभी आपने रिजर्वेशन के बारे में अपना व्यू बनाया और आप उसे ओपनली एक्सप्रेस भी करते हो। दूसरी तरफ जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है ना, ये देखो पेरेंट्स से कई बार आ जाता है जब आप छोटे थे, मीडिया से कई बार आ जाता है इनडायरेक्टली, मतलब धीरे धीरे आपके माइंड में ये जमा होता जाता है, आपको पता भी नहीं लगता। जैसे आपने ना हमेशा टीवी पर थोड़ी फेयर यानी गोरी लड़कियों को हीरो के साथ देखा, तो डार्क स्किन के लिए ना एक सबकॉन्शियस बायस आपके मन में डेवलप हो गया। तो ये है एग्जाम्पल इम्प्लिसिट एटीट्यूड का। अब देखो, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड को तो ना आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपने ही बनाया है। कोई नई थ्योरी आपके सामने आएगी, नया फैक्ट आपके सामने आएगा, तो आप चेंज भी कर सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जेंडर बायस दूर करना है, भाई मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। लेकिन जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड है ना, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके मन में छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कंट्रोल करोगे कैसे? तो ये हमने पूरा डिफरेंस जान लिया एक्सप्लिसिट एटीट्यूड और इम्प्लिसिट एटीट्यूड के बीच में। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी ने 2017 में पूछा था और ये आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 2017 में यूपीएससी ने पूछा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।